हेलो, नमस्ते, राम राम। मेरे यूट्यूब चैनल नर्चर योर डेस्टिनेशन में आप लोग का फिर से स्वागत है। आज हम लोग जो है महासागरीय धाराओं के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्येक एग्जाम जो कंपटीशन वाले हैं, चाहे एसएससी का होगा, यूपीपीसीएस हो गया, यूपीएससी का हो गया, यहाँ से जो है एक दो क्वेश्चन रहते ही हैं, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन भी बनते हैं और आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बनते हैं। तो हम लोग दोनों प्रकार का देखते हैं कि किस प्रकार के फैक्चुअल क्वेश्चन बनेंगे और किस प्रकार के कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन कौन कौन से यहाँ से बनते हैं और किस किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो चलिए, पहला तो जो फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं वो यही बनते हैं कि महासागरीय धाराएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, पहला तो कौन कौन सी, मतलब किस किस महासागर में कौन कौन सी धाराओं की उत्पत्ति होती है। दूसरा क्वेश्चन क्या यहाँ से बनता है कि कौन सी महासागरीय गर्म धारा है, कौन सी महासागरीय ठंडी धारा है। या तो गर्म महासागरीय धारा पूछेगा तो ठंडी पूछेगा। तीसरा वही पूछेगा कि किस महासागर की धारा है, प्रशांत महासागर की, अटलांटिक महासागर की, कि हिंद महासागर की। ठीक है, किस महासागर की धारा है, ये सब फैक्ट में आएंगे। मतलब कि ये सारे जितने भी क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको इसको जो है मैं समझा दूंगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कौन सा उत्तरी अटलांटिक है या दक्षिणी अटलांटिक की कौन सी महासागरीय धारा है, या उत्तरी प्रशांत महासागर की या दक्षिणी प्रशांत महासागर की। इस तरीके से उत्तर दक्षिण में पूछ सकता है। ठीक है, उत्तर या दक्षिण में। कॉन्सेप्ट वाले में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है कि महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारक कौन कौन से हैं, मतलब महासागरीय धाराओं को उत्पत्ति करने में कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है, उत्पत्ति के कारक। तो इस तरीके से आपको जो है कई ऑप्शन देके दोनों तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। यही 4-5 प्रकार के इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आपको फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपल फिगर बनाएंगे, आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए, पहला तो हम लोग देखते हैं महासागरीय धाराएं कहती किसको हैं। तो सिंपल सा इसकी परिभाषा जाननी बहुत जरूरी है। कभी भी आपसे इंटरव्यू वगैरह में जब आप क्वालिफाई करके जाएंगे, प्री मेंस वगैरह, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर ये रट तो लेते हैं हम लोग इसको, लेकिन हमें जो है मूल परिभाषा इसकी याद नहीं होती कि आखिर महासागरीय धारा कहते किसको है। पूछ लिया आपसे महासागरीय धारा किसको कहते हैं, तो आप इसको वर्डों में कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप इधर उधर देखने लगेंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जो चीजें हैं बस उसी को आपको परिभाषा के रूप में बता देना है, वही आपकी जो है परिभाषा हो जाएगी। ठीक है, तो जल की एक निश्चित गति में या एक निश्चित दिशा की ओर एक निश्चित गति की जो गति होती है उसी को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। मतलब जल की एक निश्चित दिशा में जो गति होती है उसी को धारा कहते हैं। जल की एक निश्चित दिशा में जो गति होती है उसी को क्या क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। तो इसमें दो चीजें आ रही हैं, एक तो दिशा आ रही है, दूसरा गति आ रही है, तीसरी एक और चीज आएगी, मात्रा। मात्रा इसलिए आएगी क्योंकि इसी के आधार पर इसको प्रवाह धारा और महासागरीय धारा या बृहद धारा के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। किसके आधार पर, गति, दिशा एवं मात्रा के आधार पर। कम मात्रा है तो उसको प्रवाह कहेंगे, ज्यादा मात्रा है तो धारा कहेंगे, विशाल मात्रा है तो उसको महासागरीय धारा या विशाल धारा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, किसके आधार पर, गति के आधार पर, मात्रा के आधार पर और दिशा के आधार पर। ठीक है, तो गति, दिशा एवं मात्रा के आधार पर इसको जो धाराएं होती हैं उनको प्रवाह धारा एवं विशाल धारा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो आपका सिंपल सी परिभाषा ये हो गई कि जल की एक निश्चित दिशा में गति को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। ठीक है, अब इसमें और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं उसको देख लेते हैं। तो दूसरा वही मैंने बताया कि महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, अर्थात महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति किस प्रकार हो जा रही है। ऐसा तो नहीं है कि अचानक से आ रही हैं और कहीं से चली जा रही हैं, कुछ ना कुछ उसके पीछे कॉन्सेप्ट होगा कि कहाँ से आ रही हैं, कहाँ पे जा रही हैं। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेंगे तो हमें जो है इनकी गति और दिशा भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक, तो पहला तो कारक जो है वो किससे रिलेटेड है, पृथ्वी के
परिभ्रमण से, मतलब जिस प्रकार पृथ्वी अपना परिक्रमा करती है उससे रिलेटेड एक तो धाराओं की उत्पत्ति होती है, उसको अभी हम लोग समझ लेंगे। दूसरा, महासागरों में जो गुण होता है, जैसे उनके भौतिक गुण, तापमान, लवणता एवं जो है घनत्व के कारण, उसके कारण जो है धाराओं की उत्पत्ति होती है। तीसरा बाह्य कारक हो गए, जैसे वायु दाब हो गए, या तो व्यापारिक पौने, पछुआ पौने में, जैसा मैंने बताया था। दूसरा वाष्पीकरण एवं वर्षा। इस तरीके से इसके 3 कारक में इसको विभाजित करते हैं 3 प्रकार में, ठीक है। तो पहला तो पृथ्वी के परिभ्रमण से संबंधित, दूसरा महासागर से संबंधित, तीसरा बाह्य कारक, ठीक है। तो पहला पृथ्वी के परिभ्रमण से हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है, ठीक है। पृथ्वी के परिभ्रमण से इसमें क्या आ जाएगा, एक तो कोरियोलिसिस बल आ जाएगा, ठीक है। तो पृथ्वी कैसे परिक्रमा करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, और जाहिर सी बात है पृथ्वी के साथ जो है जिस तरीके से स्थल परिक्रमा कर सकता है उसी प्रकार से जल तो परिक्रमा करेगा नहीं। कुछ जल परिक्रमा करेगा पृथ्वी के साथ साथ, कुछ जल पीछे छूट जाएगा। तो जो जल पीछे छूट जाएगा वो कैसे, जैसे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ चल रही है, लेकिन स्थल भी इसी तरह चल रहा है, लेकिन जल जो है पृथ्वी की परिक्रमा के साथ नहीं चल रहा है, तो वो उसके विपरीत दिशा में चलेगा, तो वो पूर्व से पश्चिम की दिशा में चलेगा, ठीक है। जैसे विषुवत रेखा पे होता है, ठीक है, उत्तरी विषुवत रेखी धाराएं जो होती हैं। पहली चीज सिंपल सा समझिए, पृथ्वी कैसे परिक्रमा करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। जल जो है पृथ्वी के परिक्रमा का साथ नहीं दे पाता है, कुछ जल तो जाता है उसके साथ, लेकिन कुछ जल नहीं जाता है। तो जो जल नहीं जाता है वो कैसे परिक्रमा करेगा, पूर्व से पश्चिम, और जो जल जा रहा है वो कैसे परिक्रमा करेगा, पश्चिम से पूर्व। तो जो जल जा रहा है उसके साथ क्या नाम है, पृथ्वी की परिक्रमा के साथ, वो हो जाती है विपरीत विषुवत रेखी धाराएं, और जो जल नहीं जा रहा है वो कैसे हो जाती है, विषुवत रेखी धाराएं। बस इसी को याद रखिएगा, जो जल गया उसके साथ वो भी पश्चिम से पूर्व की तरफ परिक्रमा किया, वो हो गई विपरीत विषुवत रेखी धाराएं, और जो जल नहीं गया है वो कैसी होती हैं, विषुवत रेखी धाराएं, ठीक है। ज्यादा इसमें समझने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ परिक्रमा करती है, पृथ्वी का साथ जो है जल नहीं दे पा रहा है, तो जो जल नहीं दे पा रहा है वो किसी जैसे उसके विपरीत दिशा में परिक्रमा करेगा, मतलब पूर्व से पश्चिम, तो वो कौन सी धाराएं हो गई, विषुवत रेखी धाराएं हो गई। और जो कुछ जल चला जा रहा है उसके साथ वो विपरीत विषुवत रेखी धाराएं हो गई, ठीक है। दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा होता है, कोरियोलिसिस बल। जैसा कि पता है उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिसिस बल किस दिशा में हो जाता है, जो हवाएं होती है वो दाहिने ओर मुड़ जाती हैं, उसी तरह जो धाराएं होती है वो भी दाहिने ओर मुड़ जाएंगे, और दक्षिणी गोलार्ध में किधर मुड़ जाएंगे, बाएं ओर मुड़ जाएंगे। किसके कारण, कोरियोलिसिस बल के कारण। इस प्रकार का प्रभाव किस पे पड़ता है, धाराओं की उत्पत्ति में, ठीक है। दूसरा, कोरियोलिसिस बल के कारण धाराएं उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं, दाईं ओर उत्तरी गोलार्ध में और बाएं ओर दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। इसको जब हम लोग अभी सारे महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति देखेंगे तो उसमें आसानी से समझ में आ जाएगा। बस इसको कॉन्सेप्ट में याद रखिएगा, कौन कौन से जो कारक हैं जो पृथ्वी की धारा, जो महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में सहायता करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है मैंने बताया, महासागर से रिलेटेड, ठीक है। तो महासागर में 3 चीजें होंगी, एक तापमान हो जाएगा, दूसरा लवणता हो जाएगा, तीसरा घनत्व हो जाएगा, ठीक है। महासागर से संबंधित एक तापमान, दूसरा घनत्व, तीसरा लवणता। इन तीनों महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में सिंपल सा कॉन्सेप्ट एक याद रखिएगा कि जिधर भी जल का 2 चीजें होंगी, एक तरफ या तो जल का तल ऊपर हो जाएगा, दूसरी तरफ जल का तल नीचे हो जाएगा, तो एक ढाल बनेगा। ढाल की वजह से ही धाराओं की उत्पत्ति होगी, ठीक है। उच्च ढाल वाले से निम्न ढाल वाले की तरफ धाराओं की उत्पत्ति होगी। पहला तो कॉन्सेप्ट इसको याद रखिएगा। अब यही जो तल किस किस कॉन्सेप्ट से किधर किधर बन रहा है उसी को हमें समझना है। तापमान के कारण किधर ढाल ऊंचा रहेगा, किधर नीचा रहेगा, घनत्व के कारण किधर ढाल ऊंचा नीचा रहेगा,
और लवणता के कारण किधर ढाल ऊंचा नीचा रहेगा। आप कभी भी देखेंगे ढाल जिधर बनेगा पानी उधर ही बहेगा, उच्च वाले ढाल से नीचे वाले ढाल की तरफ। झरने को याद रखिए, जैसे झरना गिरता है ना उच्च ढाल से निम्न ढाल की तरफ, उसी तरह आपको महासागरीय धाराओं को भी समझना है कि उच्च ढाल से निम्न ढाल की तरफ वो चलेंगे। बस इसी कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है, ठीक है। तो तापमान पहला तो आ जाता है। तापमान में क्या होगा, विषुवत रेखा पे जैसे मैंने बताया था हमेशा क्या होती है, सूर्य की किरणें क्या करती हैं, विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, तो वहां पे क्या होता है, तापमान ऊंचा रहता है। तापमान एवं घनत्व में विपरीत संबंध पाया जाता है, ठीक है। पहला तापमान में पहली चीज क्या हो जाएगी, विषुवत रेखा पर वर्ष भर तापमान क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। और तापमान और घनत्व में क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। मतलब तापमान ऊंचा तो घनत्व क्या होगा, नीचा हो जाएगा। ये तीनों आपस में कोरिलेट रहते हैं, एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। इसी के आधार पर महासागर में धाराओं की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो पहला ये समझिए, तापमान को समझ लीजिए क्या है, घनत्व क्या है और लवणता क्या है, ठीक है। तापमान लवणता आपको समझ में आएगा कि लवणता क्या होता है, जो पानी में घुले हुए पदार्थों की मात्रा रहती है, ठीक है। घनत्व क्या है, एक निश्चित आयतन में जो द्रव्यमान रहता है, जो पदार्थ रहता है उसका द्रव्यमान जो होता है उसी को क्या कहते हैं, घनत्व रहते हैं। तो जब किसी चीज का घनत्व ज्यादा रहेगा तो वो नीचे बैठेगा, घनत्व कम रहेगा तो ऊपर रहेगा। बस इसी कॉन्सेप्ट को जल में याद रखिए और आपको बाकी कोई चीज याद नहीं रखिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखिए, घनत्व को पकड़िएगा, घनत्व ज्यादा है तो जल नीचे बैठेगा और घनत्व कम है तो जल ऊपर उठेगा। तो जब जल नीचे बैठेगा तो उसका ढाल नीचे हो जाएगा और जो जैसे जिसका घनत्व कम है उसका ढाल क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। बस ढाल और कहाँ जल बैठ रहा है उसको याद रखना है, ठीक है। घनत्व हमारा ज्यादा है तो ढाल हमारा नीचे रहेगा और घनत्व हमारा कम है तो ढाल हमारा ऊपर रहेगा। बस इसी को याद रखिएगा, ठीक है। तो तापमान एवं घनत्व में क्या हो जा रहा है, विपरीत संबंध हो जा रहा है। तापमान अधिक है तो घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तापमान कम है तो घनत्व ज्यादा हो जाएगा। पहला चीज याद रखिएगा। तो विषुवत रेखा पे क्या होता है आपका, तापमान क्या है, हमेशा वर्ष भर वहां पे ज्यादा रहता है, ठीक है। पहली चीज तो ये होगी। अब जब तापमान ज्यादा है तो वहां घनत्व क्या होगा, कम होगा। घनत्व क्या होगा, कम होगा। घनत्व कम होगा तो क्या होगा, ढाल उसका ऊपर उठ जाएगा। जब ढाल ऊपर उठ गया तो किधर की तरफ, ध्रुवों की तरफ ढाल क्या हो गया, नीचे हो गया, ठीक है। विषुवत रेखा पर ढाल ऊपर हो गया और ध्रुवों की तरफ ढाल जो है वो नीचे हो गया। तो जलधारा की उत्पत्ति कहां से कहां होगी, विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ हो जाएगी। तो धारा की उत्पत्ति हो जाएगी विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ, ठीक है। समझ में आ गया। एक बार और इसको देख लेते हैं। सिंपल सा पकड़ के चलना है। पहला, तापमान अधिक है कहां पे, विषुवत रेखा पर। जब तापमान अधिक होगा तो घनत्व क्या होगा, कम होगा। जब घनत्व कम होगा तो ढाल जो है ऊपर उठेगा, मतलब जल नीचे ना बैठ के जल ऊपर चला जाएगा, जल का तल ऊपर रहेगा। सिंपल सा समझिए ना, आपके ऊपर बोझ रहेगा तो आप क्या करेंगे, नीचे झुकेंगे। जब आपके ऊपर बोझ नहीं तो आप तने हुए हैं। तो वही चीज है, आपके ऊपर बोझ क्या हो गया, आपका घनत्व हो गया। किसी निश्चित आयतन में जो पदार्थ का द्रव्यमान है उसी को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। तो जब द्रव्यमान ज्यादा है तो आप क्या करेंगे, घनत्व ज्यादा हो गया और आप नीचे झुकेंगे। जब द्रव्यमान कम है, घनत्व भी कम है, आप ऊपर उठे रहेंगे। उसी तरह पानी का है, पानी में जब आपका घनत्व ज्यादा है तो वो नीचे बैठ जाएगा, जब घनत्व नहीं है तो ऊपर उठेगा। और ये ऊपर नीचे जो उठेगा उसी में ढाल का निर्माण होगा, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति हो जाएगी, ठीक है। तो ढाल ऊपर उड़ गया और जब ढाल ऊपर उड़ गया तो विषुवत, और ढाल कहां झुकेगा, ध्रुवों की तरफ, क्योंकि वहां पे तापमान कम है। तो ढाल का निर्माण इस तरीके से हो गया, तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ धारा की उत्पत्ति हुई, ठीक है। सिंपल सा समझ में आ गया। यही चीज आपको घनत्व में भी समझिएगा। सिंपल सी चीज है, जहां पे घनत्व ज्यादा रहेगा वहां पे जल नीचे बैठेगा, जहां घनत्व कम रहेगा वहां पे जल ऊपर उठेगा। इसी प्रकार से घनत्व के अंतर के कारण एक समान घनत्व बनाए रखने के लिए धाराओं की उत्पत्ति हो जाती है। सेम चीज लवणता में भी रहेगा, जहां लवणता ज्यादा है, क्योंकि लवणता क्या होता है, पदार्थ में घुले हुए पदार्थों की मात्रा। जहां पे लवणता ज्यादा है, घनत्व भी ज्यादा रहेगा, जल नीचे बैठेगा। जहां पे लवणता कम है, पदार्थ का घनत्व कम रहेगा और जल का तल ऊपर उठेगा, वहां पे उच्च जल तल से निम्न जल तल की तरफ धाराओं की उत्पत्ति हो जाएगी। इसी तरीके से जो है धाराओं की उत्पत्ति होती है, तापमान के कारण, घनत्व के कारण और लवणता के कारण, ठीक है। तीसरा हमारा क्या आ जाता है, बाह्य कारक।
बाह्य कारक में एक तो वायुदाब हो गया, दूसरा हवाएं हो गया, सनातनी हवाएं जिनकी दिशा पूरे वर्ष भर एक जैसी रहती है, तीसरा आपका वाष्पीकरण हो गया, चौथा आपका वर्षा हो गया। इसको एक में भी ले सकते हैं, वाष्पीकरण और वर्षा को, इसको भी एक में ले सकते हैं, ठीक है। वायुदाब क्या है? वायुदाब वही सिंपल से समझिएगा, जहां वायुदाब अधिक है वो जल को नीचे दबाएगा, जहां वायुदाब कम है वो जल को ऊपर उठाएगा। तो जहां पे जल नीचे बैठेगा वहां नीचा ढाल बना, जहां जल ऊपर उठा वहां ऊपर ढाल बना, उच्च ढाल से निम्न ढाल की तरफ धाराओं की उत्पत्ति होगी। सिंपल सा, बस इसको याद रखिएगा। उच्च वायुदाब है, जल को नीचे बैठाएगा, निम्न वायुदाब है, जल को ऊपर उठाएगा। दोनों जगह से ढाल का निर्माण हो गया, तो उच्च ढाल से निम्न ढाल की तरफ धाराओं की उत्पत्ति हो जाती है, समान ढाल बनाए रखने के लिए। व्यापारिक हवाएं क्या करती है, सनातनी हवाएं क्या करती हैं? इनकी दिशा क्या रहती है? पूरे वर्ष भर एक जैसी रहती है। ये जब ये बहती हैं तो अपने रगड़ के साथ जल धाराओं को भी अपनी दिशा में लेके जाती हैं, जिसके कारण धाराओं की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। जैसे व्यापारिक हवाएं हो गए, पछुआ पवन हो गए, जैसे पछुआ पवन गल्फ स्ट्रीम की धारा को ले जाती है, व्यापारिक हवाएं जो है विषुवत धाराओं की उत्पत्ति में सहायक होती हैं, इस तरीके से, ठीक है। तीसरा क्या हो गया? वाष्पीकरण एवं वर्षा। जैसे विषुवत रेखा पे क्या होता है? वर्षा भी ज्यादा होती है, वाष्पीकरण कम होता है। जब वर्षा ज्यादा हो रही है, वाष्पीकरण कम हो जा रहा है, तो जल का क्या हो जा रहा है? ढेर हो जा रहा है, मतलब जल वहां पे बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जा रहा है। तो एक जगह जल इकट्ठा हो गया, एक जगह जल कम हो गया, ढाल का निर्माण अधिक जल वाले से कम जल वाले की तरफ होगा, तो जलधारा कैसे बहेगी? अधिक जहां पे ढाल है वहां से निम्न ढाल की तरफ, ठीक है। मान लीजिए ये विषुवत रेखा है, यहाँ पे तो पानी खूब ज्यादा बरस रहा है और यहाँ पे कम बरस रहा है, यहाँ से क्या हो गया? ढाल का निर्माण हो गया। एक समान ढाल बनाए रखने के लिए यहाँ से धाराओं की उत्पत्ति होगी निम्न ढाल की तरफ, ठीक है। ये आपके बाह्य कारक हो गए जो धाराओं की उत्पत्ति में सहायता करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी धाराएं हैं। अटलांटिक महासागर की धारा, प्रशांत महासागर की धारा और हिंद महासागर की धारा कौन कौन सी ठंडी है, कौन कौन सी गर्म है, कौन सी उत्तरी अटलांटिक में बहती है, कौन दक्षिण अटलांटिक में बहती है, ये सब सारी चीजें, ठीक है। फिगर से हम लोग इसको समझ लेंगे। तो सबसे पहले आप जिसका भी पूछेगा उसका खट से फिगर बना देना है आपको, ताकि आपको जो है कॉन्सेप्ट उसका क्लियर रहे। तो पहले हम लोग अटलांटिक महासागर की धाराएं देखते हैं। तो अटलांटिक महासागर किसके किसके बीच में है? एक तो आपका उत्तरी अमेरिका, फिगर थोड़ा सा रफली बनाइएगा अपना समझने के लिए, और किसके बीच में है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका और यूरोप के बीच में। इसको मिटा ही दीजिए, ठीक है। एक यहां से लाइन खींच दीजिएगा समझने के लिए अपने। यह आपकी विषुवत रेखा है, अर्थात 0 डिग्री अक्षांश, ठीक। अब इसी में आपको समझना है कहाँ से विषुवत, मतलब जो इसका पूरा चक्र है, किस किस तरीके से इनकी उत्पत्ति हो रही है और किस तरीके से ये पूरा अपना जो है एक तंत्र का निर्माण कर रहे हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं। तो सबसे पहले हम लोग उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराओं की उत्पत्ति के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो 3 जो धाराएं हैं वो सब में कॉमन रहेगी, याद रखिएगा। उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा और विपरीत विषुवत रेखीय धारा। ये आपके प्रशांत महासागर में भी कॉमन रहेगी और आपके अटलांटिक महासागर में भी कॉमन रहेगी। पहली चीज तो याद रखिएगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि कहाँ से इनकी उत्पत्ति हो रही है, ठीक है। जैसा जो मैंने बताया वो कॉन्सेप्ट आपको याद है, कौन कौन सी इसकी उत्पत्ति में सहायक है। तो पहला तो मैंने बताया आपको, जो बाह्य कारक में कौन कौन से हैं? व्यापारिक पौने हैं, आपकी पछुआ पौने हैं, वायुदाब है, वाष्पीकरण एवं वर्षा, ये सब सारी चीजें हैं, ठीक है। तो उत्तरी विषुवत रेखीय धारा ये आपका किधर है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ठीक है। तो इसकी उत्पत्ति यहां से होती है आपके अफ्रीका के तट के पास से, ठीक है। और कितने से कितने अक्षांशों के बीच में प्रवाहित होती है? 0 से 10 डिग्री अक्षांशों के बीच में। इसकी उत्पत्ति में सहायता कौन करती है? व्यापारिक पौने। व्यापारिक पौने मैंने पहले ही बताया था आपका 0 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच में प्रवाहित होती हैं व्यापारिक पौने जो होती हैं, और इनकी दिशा कैसी होती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ, ठीक। उत्तरी गोलार्ध में रहे, दक्षिणी गोलार्ध में जस्ट आपका दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ, ठीक है। ये बस आपको याद करने के लिए है, इसको मिटा दीजिए क्योंकि जगह थोड़ा कम है। तो बस आपको याद रखिएगा कि उत्तरी विषुवत रेखीय धाराओं की उत्पत्ति कैसे होती है? आपकी व्यापारिक पवनों के कारण
अफ्रीका के तट से प्रवाहित होती हैं और किधर चलती हैं आपकी, पूरब से पश्चिम की तरफ। दूसरा मैंने इसमें कौन सा कारण बताया था, पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण। जो जल धाराएं हैं जो पृथ्वी की परिभ्रमण के साथ जिस दिशा में पृथ्वी परिक्रमा कर रही है उस दिशा में चली गई, वो कौन सी होती है, विपरीत होती हैं। लेकिन जो नहीं गई हैं वो कौन सी होती है, उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा और दक्षिणी विषुवत-रेखीय धारा। तो इनके उत्पत्ति में कारक कौन कौन से हैं, एक तो पृथ्वी की परिक्रमा के कारण जो जल उनका साथ नहीं दे पा रही है स्थल का, वो दूसरा आपका जो व्यापारिक पवन है उनके कारण। इन दोनों के कारण क्या होता है, उत्तरी विषुवत-रेखीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये किसके किन किन अक्षांशों के बीच प्रवाहित होती है, 0 से 10 डिग्री के बीच में। अब यहाँ से पूर्व से पश्चिम की तरफ चली, क्योंकि ये पृथ्वी की परिक्रमा की दिशा में नहीं चल रही है, क्योंकि पृथ्वी की परिक्रमा की दिशा कैसी है, पश्चिम से पूर्व की तरफ है, तो वो जल जो है उनका साथ नहीं दिया और इस रूप में उत्तरी विषुवत-रेखीय धाराओं की उत्पत्ति हो गई। ठीक है, यहाँ से चली और इनको अवरोध कहाँ पे मिला, आपका ये जो दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका का जो भाग है यहाँ पे इसको अवरोध मिला। अवरोध के कारण क्या हो गया, ये दो भागों में विभाजित हो गई, एक उत्तर की तरफ चली गई, दूसरा दक्षिण की तरफ चली गई। सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। जो उत्तर वाली गई वो यहाँ पे कोरियोलिसिस बल के कारण जो मैंने बताया था दाहिनी तरफ मुड़ जाती है और दक्षिण गोलार्ध में किधर मुड़ जाएगी, बाईं तरफ मुड़ जाएगी। तो कोरियोलिसिस बल के कारण हल्का ये दाहिनी तरफ मुड़ी अपना। यहाँ पे इस धारा का क्या नाम दे दिया गया, 0 से 20 डिग्री तक तो वही थी, ये 20 डिग्री यहाँ पे आया तो 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में इसका नाम दे दिया गया फ्लोरिडा की जलधारा। ठीक है, 20 से 30 डिग्री के बीच में इसको क्या कहेगा, फ्लोरिडा की जलधारा। फिर वहां से आगे बढ़ी, इसका नाम क्या कर दिया, ये उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा का ही बड़ा हुआ भाग है। फिर इसका नाम 30 से 40 डिग्री के बीच में क्या कर दिया गया, अभी किस लिए 30 से 40 के बीच में मैंने क्या बताया था, पछुआ पवन का प्रवाह होता है। पछुआ पवन कैसे बहती है आपकी उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की तरफ। तो पछुआ पवन के प्रवाह में ही गल्फ स्ट्रीम जो है पूरब की तरफ चली जाती है। थोड़ा सा घौच पौच हो रहा है, बस नाम मैं जो जो बता रहा हूँ याद रखिएगा। तो 0 से 10 के बीच में उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा, 20 के बाद क्या होगी फ्लोरिडा की जलधारा, 20 से 30 के बाद, और 30 के 40 के बाद क्या होगी आपकी गल्फ स्ट्रीम की धारा। ठीक है, यहां तक याद रखिएगा, अभी मैं मिटा रहा हूं इसको। ठीक है, तो 0 से 10 के बीच में उत्तरी विषुवत-रेखीय, 20 से 30 के बीच में आपका उसका निश्चित नहीं कि 10 डिग्री तक ही प्रवाहित होती है उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा, थोड़ा और आगे तक जाती है। फिर 20 से 30 के बीच में क्या हो जाती है, फ्लोरिडा की जलधारा हो जाती है। 30 से 40 के बीच में क्या हो जाती है, आपकी गल्फ स्ट्रीम की धारा हो जाती है। 45 डिग्री के पास जब ये पहुंचती है गल्फ स्ट्रीम की धारा, तो कई भागों में विभाजित हो जाती है, कुछ उत्तर पूर्व की तरफ जाती है, कुछ उत्तर जाती है, कुछ आपका दक्षिण की तरफ चली जाती है। ठीक है, जो उत्तर पूर्व की तरफ जाती है उसको संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। जो उत्तर पूर्व की तरफ जा रही है उसको क्या कहते हैं, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। अब ये उत्तर पूर्व की तरफ जाती है तो ये भी कई भागों में अलग अलग विभाजित हो जाती है, इसी अलग अलग को नाम को हमें जानना है। ठीक है, यहाँ पे आपका ग्रीनलैंड है, यहाँ पे आपका आइसलैंड है। तो ये जब आगे बढ़ी तो कुछ धारा इसका ग्रीनलैंड के पूर्व में चली गई, जिसको पूर्वी ग्रीनलैंड धारा के नाम से जानते हैं। कुछ धारा आपका आइसलैंड के दक्षिण में चली गई, जिसको इरमिंजर धारा के नाम से जानते हैं। और कुछ धारा आपका नॉर्वेगियन सागर में चली गई। ठीक है, तो पहले आपका उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा हुई, फिर आपकी उसकी क्या नाम है, फ्लोरिडा की जलधारा हुई, फिर गल्फ स्ट्रीम की धारा हुई। उसके बाद जब पहुंची और उत्तर में तो कई भागों में विभाजित हो गई, नॉर्वेगियन सागर में चली गई, कुछ आइसलैंड के पूर्व में प्रवाहित हुई जिसको पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा कहते हैं, कुछ आइसलैंड के दक्षिण में प्रवाहित हुई जिसको इरमिंजर धारा के नाम से जानते हैं, कुछ आपका ग्रीनलैंड के पूर्व में चली गई जिसको पूर्वी ग्रीनलैंड धारा के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर आपका कुछ जो धारा रहेगी वो दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है, क्योंकि जब ऐसे जाती है तो उष्मा अपनी खो चुकी रहती है। उसके बाद जो है ये व्यापारिक पवनों के प्रवाह में आ जाती है, 30 डिग्री के पास जब पहुंचती है तो व्यापारिक पवनों के प्रवाह में आ जाती है। और किसके पास से प्रवाहित होती है, अफ्रीका के उत्तरी तट के पास से, जिसको क्या कहते हैं, कनारी की धारा कहते हैं। ठीक है,
तो उत्तरी अटलांटिक में कौन कौन सी धारा हो गई, उत्तर विषुवत-रेखीय हो गई, फिर आपकी 10 से 20 के बीच में उसकी फ्लोरिडा की जलधारा हो गई, फिर 30 से 40 के बीच में आपकी कौन सी हो गई, गल्फ स्ट्रीम की हो गई, 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश में जब गल्फ स्ट्रीम पहुंची कई भागों में विभाजित हो गई, एक जो है आइसलैंड के दक्षिण में चली गई जिसको इल्मिंजर धारा के नाम से जानते हैं, एक पूर्वी ग्रीनलैंड के पास पहुंच गई, ग्रीनलैंड के पूर्व में, एक नॉर्वे सागर में पहुंच गई। दूसरा जो उसका ही उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जो था उसका जो उष्मा खो चुका भाग था वो दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है और व्यापारिक पवनों के संपर्क में आ जाता है, तो वो फिर नीचे चला आता है, आपका अफ्रीका के तट के सहारे बहने लगता है। ये वही जो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह का जो उष्मा खो चुका भाग रहता है वो रहता है, तो ये क्या हो जाती है, धीरे धीरे ठंडी जलधारा हो जाती है। यहाँ अब हमें देखना है कि कौन कौन सी इसमें गर्म थी, कौन कौन सी ठंडी थी। तो देखिए यहाँ पे विषुवत रेखा से जो उत्पत्ति हो रही है, चूंकि यहाँ तापमान ज्यादा है तो वो सब कौन सी है, गर्म जलधारा है। उत्तरी विषुवत रेखीय धारा गर्म हो गई, आपकी जो है यहाँ पे फ्लोरिडा की जलधारा भी गर्म थी, गल्फ स्ट्रीम की धारा भी गर्म थी, उसके बाद इल्मिंजर भी जो आपके आइसलैंड के दक्षिण में ये भी गर्म है, लेकिन जो नॉर्वे उसके ग्रीनलैंड के पूर्व में पहुंच गया वो चूंकि वहां पे उष्मा वो भी खो चुका था और ठंडे क्षेत्रों के संपर्क में आ गया था, तो वहां पे ठंडा जलधारा बन गया। ठीक है, उसके बाद जो इसका दक्षिण वाला भाग था वो कौन सा है, कनारी, वो भी अपना उष्मा खो चुका था, इस वजह से वो भी ठंडा भाग बन गया। ठीक है, इस तरीके से फिगर से याद रखेंगे तो आपको कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल से याद रखिएगा। क्योंकि विषुवत रेखा से इनकी उत्पत्ति हो रही है इसलिए गर्म जलधारा है, पहला तो ये याद रखिए, उत्तरी विषुवत रेखीय धारा वहां से चला पहुंचा फ्लोरिडा के पास, अभी भी उसमें वो उष्मा बनी हुई है, तो वो हो गया, वो भी गर्म जलधारा होगी, फ्लोरिडा भी। वहां से आगे बढ़ा तो गल्फ स्ट्रीम, अभी भी उसमें वो उष्मा बनी हुई है। ठीक है, धीरे धीरे जब वो ठंडे क्षेत्रों के संपर्क में आया तो पूर्वी ग्रीनलैंड जो है वो जो है अभी भी उसका ज्यादातर उष्मा वो खो चुका था और ठंडे क्षेत्रों के संपर्क में आया तो वो ठंडी जलधारा के रूप में परिवर्तित हो गया। पूर्वी ग्रीनलैंड की जो जलधारा थी जो आइसलैंड के दक्षिण में है, क्योंकि आइसलैंड के पूरा पार नहीं जा पाया था, आइसलैंड के दक्षिण में ही था, तो उसमें भी अभी भी उष्मा बची हुई थी जिसको इल्मिंजर धारा के नाम से जाने जाता है, वो भी जो है गर्म जलधारा थी। आगे बढ़ता गया उसकी उष्मा पूरी तरीके से खो गई, फिर वो व्यापारिक पवनों के संपर्क में आ गया और अफ्रीका के उत्तरी तट के सारे प्रवाहित होने लगा, जिसको क्या कहते हैं, कनारिक धारा कहते हैं, वो एक ठंडी जलधारा कहते हैं। ठीक है, तो ये सब आपकी जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर की जो धाराएं हैं वो हो गई, इसमें दो आपकी ठंडी हैं, एक कनारी हो गई, एक आपका पूर्वी जो है ग्रीनलैंड का हो गया। एक याद रखिएगा, दोनों में आपका कॉमन रहेगा, या आपके प्रशांत महासागर में भी आएगा और आपके अटलांटिक महासागर में भी, लेब्राडोर की जलधारा। इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, जैसे बर्फ वगैरह जब बर्फ पिघलती है तो घनत्व तो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जो उत्तर वाला क्षेत्र है, किसी भी कारण से अगर बर्फ वगैरह पिघलती है तो वहाँ पे जो है साफ जल की जो है मात्रा बढ़ जाती है, जब साफ जल की मात्रा बढ़ जाती है तो घनत्व जो है वो कम हो जाता है, जब घनत्व कम हो गया तो उधर ढाल ऊपर हो गया और किधर जो है निम्न ढाल वाले की तरफ जल की तरफ जो है धाराओं की उत्पत्ति हो जाती है। तो लेब्राडोर की धारा जो है यहीं से आपकी हडसन की खाड़ी से प्रवाहित होती है। ठीक है, ये आपकी लेब्राडोर की ठंडी जलधारा है, ये आपकी आएगी और 45 डिग्री के पास गल्फ न्यूफाउंडलैंड के पास गल्फ स्ट्रीम से मिल जाती है। ये क्वेश्चन कम से कम 20 बार पूछ चुका है कि गल्फ स्ट्रीम की धारा से कौन सी धारा मिलती है, तो लेब्राडोर की ठंडी जलधारा गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास मिलती है, जो न्यूफाउंडलैंड के पास है। ठीक है, न्यूफाउंडलैंड। अब ये जब गर्म और ठंडी मिलेगी तो क्या हो गया, घना कोहरा छा जाता है, जिससे जलयानों के यातायात में काफी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो यही क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि गल्फ स्ट्रीम और न्यूफाउंडलैंड, गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर की जलधारा कहाँ मिलती है, तो न्यूफाउंडलैंड के पास, जिसकी वजह से घना कोहरा छा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धारा। उसी तरह आपकी जो है दक्षिण विषुवत रेखीय धाराओं की उत्पत्ति हुई किसके किसके कारण, पृथ्वी के परिक्रमा के कारण और दूसरा आपका व्यापारिक पवनों के कारण। ठीक है, किसके किसके कारण, पृथ्वी की परिक्रमा के कारण और व्यापारिक पवनों के कारण दक्षिण विषुवत रेखीय धारा की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी की परिक्रमा कैसे हेल्प करती है, जो जल पृथ्वी की परिक्रमा का साथ नहीं देता है वो उसके विपरीत दिशा में प्रवाहित होता है, अर्थात पूर्व से पश्चिम की तरफ। तो ये आपका पूर्व से पश्चिम की तरफ ये प्रवाहित होता है। ये जो जलधारा रहती है उत्तरी विषुवत रेखीय धाराओं की कंपेरिजन में काफी मजबूत होती है। ठीक है, काफी स्थायी होती है और 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार रहता है। अब ये जब आई यहां से चली तो कहां पे टकराती है, ब्राजील के तट से। ब्राजील के तट से टकराएगी तो ये भी दो भागों में विभाजित हो जाती है, एक उत्तर की तरफ चल जाती है, एक दक्षिण की तरफ।
उत्तर वाली जो जाती है बाद में उत्तरी विषुवत धारा से मिल जाती है, दक्षिण वाली जो चलती है वो 40 डिग्री तक प्रवाहित होती है, 40 डिग्री दक्षिण ईशान से, जिसको क्या कहते हैं ब्राजील की धारा के नाम से जानते हैं। ये भी गर्म जल धारा है। अब ये जब 40 डिग्री पे पहुंची तो पछुआ पवनों के प्रवाह में कैसे चली, पछुआ पवन कैसे चलती है, इधर से इधर अपना चालू हो जाती है पश्चिम से पूर्व की तरफ, और वही अपना कोरियोलिस बल के कारण किधर मुड़ती है, बाएं ओर मुड़ जाती है। तो इधर चल रही है तो इसका बायां किधर है, इधर, तो ये इधर मुड़ गई। कोरियोलिस बल और पछुआ पवन जो है दोनों यहाँ पे अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो कोरियोलिस बल के कारण ये बाएं ओर मुड़ जाती है और पछुआ पवनों के प्रभाव में अपना, पछुआ पवन मैंने कैसे बताया था आपका, इधर इधर ऐसे चल रही हैं और नीचे आपका उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ चलती हैं। तो ये दक्षिण पूर्व की तरफ चलना चालू की, लेकिन कोरियोलिस बल के कारण हल्का बाएं ओर मुड़ जाती है। इसको किस नाम से जाना जाता है, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। ठीक है, ये यहां से चलना चालू की, उसके बाद अफ्रीका का जो तट है उससे टकरा जाती है, और जब टकराएंगे तो क्या होगी, ये भी दो भागों में विभाजित हो जाएंगे, एक दक्षिण की तरफ जाएगा, दूसरा उत्तर की तरफ जाएगा। जो उत्तर वाला जाता है उसको किस नाम से जानते हैं, बेंगोला। ये भी किनारे की तरह ठंडी जलधारा होती है, जो कि ये जो आपकी गर्म जलधारा है उसका उसमें खो चुका हुआ भाग होता है। तो आपकी ठंडी जलधारा कौन सी होगी, बेंगोला की धारा, और ये अफ्रीका के उत्तरी तट के सहारे, पश्चिमी तट के सहारे उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है। ठीक है, बेंगोला की धारा अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। कौन सी धारा रहती है, जो दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह रहती है, जब अफ्रीका के तट से टकराती है तो दो भागों में विभाजित हो जाती है, जिसका उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है, बेंगोला की धारा। जिस तरीके से लेब्राडोर की धारा यहाँ प्रवाहित हो रही है, उसी तरीके से एक फॉकलैंड की धारा होती है जो कि प्रवाहित होती है यहाँ पे। ये ठंडी जलधारा है, ये दक्षिण से उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है, कहां तक, अर्जेंटीना तक, या 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक। फॉकलैंड की जलधारा कहां तक प्रवाहित हो रही है, 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक या अर्जेंटीना तक प्रवाहित होती है। ये किस तरीके से, जैसे लेब्राडोर की जलधारा है उसी तरह फॉकलैंड की जलधारा है। जब जल वगैरह जो है, हिम वगैरह पिघलता है तो घनत्व कम हो जाता है, तो कम घनत्व वाले से अधिक घनत्व की तरफ धारा की उत्पत्ति हो जाती है। तो वही उसी तरह फॉकलैंड की जलधारा की उत्पत्ति हो रही है। ठीक है, तो हमारा जो है, एक बार हम लोग इसको अलग अलग देख लेते हैं। गर्म जलधारा कौन कौन सा है, जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला हमारा जो है उत्तरी अटलांटिक में पहले चलते हैं, उत्तरी हो गया। अब विपरीत एक है, विपरीत विषुवत धारा। उत्तरी विषुवत धारा और दक्षिणी विषुवत धाराओं की उत्पत्ति जब यहाँ पे होती है तो दक्षिणी अमेरिका के तट के पास काफी मात्रा में जल एकत्रित हो जा रहा है। यहाँ से भी जल आ रहा है, उत्तर वाले से भी, दक्षिण वाले से भी। तो जब अधिक मात्रा में जल एकत्रित हो जाता है तो एक ढाल निर्मित हो जाता है, तो जो पश्चिम से पूर्व की तरफ धारा की उत्पत्ति हो जाती है, जिसको क्या कहते हैं, विपरीत विषुवत धारा। और कौन इसमें सहायक होता है, वही पृथ्वी की परिक्रमा। जैसे जो जल पृथ्वी की परिक्रमा के साथ उसके दिशा में प्रवाहित होता है, उससे भी विपरीत विषुवत धाराओं की उत्पत्ति होती है। तो इसको और क्या कहते हैं, गिनी धारा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आपकी ये सारी धाराएं अटलांटिक महासागर की हो गई। तो एक बार हम लोग इसका जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। उत्तरी अटलांटिक में कौन कौन सी हो गई आपकी, पहला उत्तरी विषुवत धारा, दूसरा आपका, बस सिंपल सा एक चक्र अभी बना लीजिए। यहां से चलिए आपकी उत्तरी विषुवत धारा, यहां आई आपकी फ्लोरिडा की जलधारा, फिर आई आपकी गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, फिर आई आपकी उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। यह आपका 3 भागों में चली गई। एक आपका इरमिंजर हो गया, एक आपका नॉर्वे में चला गया, एक आपका पूर्वी ग्रीनलैंड चला गया। यही जो भाग खो चुका है वो आपका हो गया, तो कौन सा हो गया, एक चक्र बना लीजिए, कनारी की जलधारा। ठीक है, ये आपका उत्तरी अटलांटिक में हो गया। उत्तरी विषुवत धारा, फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम, फिर आपका उत्तरी अटलांटिक प्रवाह 3 भागों में विभाजित हुआ, इरमिंजर, नॉर्वे, पूर्वी ग्रीनलैंड और कनारी जलधारा। एक आपका यहाँ पे लेब्राडोर आ जा रहा है,
ठंडा कौन कौन हो गया, ये आपका दोनों जो आपके कॉर्नर कॉर्नर पे है, एक कनारी जलधारा, एक लेब्राडोर जलधारा। इसी को कॉन्सेप्ट अपना फिगर बना के याद कर लीजिएगा। इसी तरह दक्षिण विश्वत रेखी का देख लेते हैं। दक्षिण विश्वत रेखी धारा आई ब्राजील की धारा, पछुआ पवन प्रवाह, या दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, और यहां से टकराई और क्या होगी बेंगोला की धारा, और आगे जाके मिल गई, ये यहां पे आ गई आपकी फॉकलैंड की जलधारा। ठीक है, अब इसी को एक बड़े से फिगर में फिर से देख लेते हैं, आपको एकदम अच्छे से याद रहेगा। उत्तरी विश्वत रेखी धारा, फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर, इल्मिंजर, पूर्वी ग्रीनलैंड, कनारी। ठीक है, दक्षिण विश्वत रेखी धारा, ब्राजील की धारा, पछुआ पवन प्रवाह, बेंगोला की धारा, एक आपका यहां से आ गया फॉकलैंड। ठंडी कौन कौन सी है, फॉकलैंड की धारा और बेंगोला की धारा। इसमें ठंडी कौन कौन सी है, कनारी की धारा और लेब्राडोर की धारा। ठीक है, इसको एकदम अच्छे से फिगर याद रख लीजिएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम लोग प्रशांत महासागर की धारा और हिंद महासागर की धारा देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू।